नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम की रचना किसने की थी, यह पूरा देश जानता है। वंदे मातरम नरेंद्र मोदी ने नहीं लिखा, वंदे मातरम अमित शाह ने भी नहीं लिखा, वंदे मातरम डॉक्टर मोहन भागवत ने भी नहीं लिखा। वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कब लिखा था? 18वीं शताब्दी में। क्यों लिखा था? ताकि इस पूरे गीत के माध्यम से भारत की जो उत्कंठा है, पूरे भारतवासियों की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्कंठा है, मातृभूमि से जो प्यार है, उसका चित्रण करने के लिए वंदे मातरम लिखा गया। अब वंदे मातरम बेसिकली क्या है? वंदे मातरम एक गीत है, वो गीत जिसको गाते गाते स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से भिड़ जाते थे और फांसी पर चढ़ जाते थे। वंदे मातरम कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना नहीं है या बीजेपी का पार्टी गीत भी नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूं, वंदे मातरम वो गीत है जिसको गाते हुए स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़ गए। जो पूरे भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकजुट करता, वो था वंदे मातरम। अब इस वंदे मातरम का विरोध आज कोई करता है तो उसको क्या कहा जाए? उसको यही कहा जाएगा कि उसको वास्तव में मोदियाबिंद हो गया है, मोदियाबिंद हो गया है। क्योंकि वंदे मातरम इस देश में पहले भी गाया जाता था, अब भी गाया जा रहा है। लेकिन वंदे मातरम, दरअसल कांग्रेस ने वंदे मातरम को साल 1937 में सेंसर कर दिया था। इसलिए क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम लीग, जिन्ना की पार्टी थी, जिन्ना की पार्टी की मुस्लिम लीग को आपत्ति हुई थी कि भाई हम तो ये नहीं गाएंगे, इसमें तो ये है, इसमें वो है, हम तो मातृभूमि की वंदना नहीं करेंगे। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने भारत की आज़ादी के बाद बंटवारे के लिए जिसने पूरा जोर दिया, जिसने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वही जो जिन्ना की मुस्लिम लीग है, उसके दबाव में आकर, या यूं कह सकते हैं उस वक्त जो है, एक तरह से उनको भी एकोमोडेट करने के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम को सेंसर कर दिया था। अब सवाल यह है कि जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया आज़ादी से पहले और वंदे मातरम को सेंसर कराया, वो तो पूरे भारतवर्ष को सेंसर कराकर उसका एक हिस्सा लेकर चले गए। भारत के टुकड़े टुकड़े कराकर 1/3 भारत की भूमि लेकर उन्होंने अपना अलग देश बना लिया, जिनको संपूर्ण वंदे मातरम पर ऐतराज था। अब जिन्ना चले गए, जिन्ना के साथ जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे वो पाकिस्तान चले गए। तो सवाल यह है कि आज हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको वंदे मातरम से क्या तकलीफ हो सकती है? भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है। लेकिन कांग्रेस की तकलीफ जो है इतनी ज्यादा है कि 2 दिन के अंदर कांग्रेस के मंच से 2 बार वंदे मातरम का अपमान किया गया। अभी 15 अगस्त को हमने देखा था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता, जो आजादी का दिन था, स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन कांग्रेस के मुख्यालय में जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो सोनिया जी ने उसको रुकवा दिया। नहीं, रोको 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 रोको, कैसे गा रहे हो भाई? ये राहुल जी ने कहा ये हमारा वंदे मातरम नहीं है भाई, ये हमारा नहीं है, हम तो सेंसर वाला गाते हैं, वो जिन्ना वाला, जो जिन्ना ने सेंसर करवाया था, जो मुस्लिम लीग ने सेंसर कराया था, हम तो वो गाते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाला थोड़ी गाते हैं हम तो जिन्ना वाला गाते हैं, 2 पैराग्राफ वाला। और सोनिया जी ने उसको रुकवा दिया। सफाई को लेकर क्या कुछ हुआ हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कुछ सफाई दी गई, लेकिन कांग्रेस एक्सपोज होगी, उसके ही लोगों ने एक्सपोज कर दिया कि नहीं, सोनिया जी ने तो रुकवाने की कोशिश की थी, रोकने के लिए कहा, वो हमने गा लिया। लेकिन अब गोवा में कांग्रेस के मंच पर एक बार फिर वंदे मातरम बजा और सेंसर किया वंदे मातरम बजा, सेंसर किया वंदे मातरम बजा। और अब कांग्रेस के नेता खुलकर मैदान में आ गए, खुलकर कह रहे हैं हम तो नहीं गाएंगे,
फांसी पर लटका दो, गोली मार दो, हम तो ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे। भाई आप कौन सी पार्टी के लोग हैं? आप तो कहते हो आपने आजादी दिलाई, तो जिन्ना का भूत कहां से आ गया आप में? जिन्ना की आत्मा कहां से आ गई? जिन्ना ने कहा था कि मैं ये वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, जिन्ना ने कहा था, मुस्लिम लीग ने कहा था। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना की आत्मा क्या कांग्रेस में आ गई है? ये बीजेपी यही कह रही है कि ये मुस्लिम लीग ही कांग्रेस है, जिसको पूरा वंदे मातरम से ऐतराज है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ऐतराज किया था। तो आज दो टूक में समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस की और वंदे मातरम विरोधियों की आत्मा में झांकने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर जिन्ना का वो कौन सा भूत बैठा है जो वंदे मातरम, पूरा वंदे मातरम गाने से उन्हें रोक रहा है। ये आज जानने की कोशिश करेंगे। इसी पे हमारा दो टूक होगा। मुस्लिम लीगी सोच, क्या कांग्रेस हुई एक्सपोज, इसी पे चर्चा होगी। इससे पहले आपको दिखाता हूं क्या कुछ 15 तारीख को हुआ, उसके बाद कांग्रेस के मंच पर क्या हुआ और अब किस किस तरह की बातें की जा रही है। सुनिए जरा। कि 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ, याद करिए। और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टैंजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ का हुआ। वो चले गए पाकिस्तान, जिन्ना साहब के, ये अभी भी धो रहे हैं मानसिकता। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गा, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो सौंप के गए थे 1904 में, वो 1904 से लगातार कांग्रेस चलाती आ रही है और हर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के वो चलाया जाता है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी, उसी गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम सम्मान कर रहे हैं, खड़े हो गए, सम्मान है। इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने तो देख के। अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। मैंने आपको बयान भी सुनवाए और राहुल गांधी का एक मैंने पुराना वीडियो भी दिखाया लाइब्रेरी से। और इस वीडियो में राहुल गांधी जब वंदे मातरम बज रहा था, ये पुराना वीडियो साल 2019 का, और जब वंदे मातरम बजने लगा तो राहुल जी ने कहा टाइम नहीं है, तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1 मिनट के लिए गा दो, 1 लाइन गा दो। मतलब राष्ट्रगान है कि क्या है कि आप 3 मिनट खड़े नहीं हो सकते, आप 1 मिनट में जो है निपटाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। इन सब पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, वंदे मातरम राष्ट्र का गीत है, राष्ट्रीय गीत है।
वो मोदी का गाना नहीं है, वो बीजेपी का गाना नहीं है, संघ का गाना नहीं है। फिर उस पर इस तरह के ऐतराज जताने का आखिर क्या मतलब है? क्या कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है? क्या मुस्लिम लीगी जो बीजेपी कह रही है, क्या मुस्लिम लीगी अवतार है कांग्रेस का? इन सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं और जल्दी मेरे साथ चौथे मेहमान भी जुड़ेंगे। परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। यश भारती जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया और स्वागत। संजीव कौशिक और राधिका खेड़ा जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। संजीव कौशिक जी, आपके 1.5 मिनट। क्या परेशानी है भाई राष्ट्रगीत से? क्रांतिकारियों का गीत है, क्या परेशानी क्या है? बोलिए, 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, आपको क्या परेशानी है? अपनी भी परेशानी बता दीजिए। हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। सरकार ने जो अमेंडमेंट ला करके उसमें संशोधन किया, उसके हिसाब से निश्चित तौर पे वो एक कानूनी अमली तौर पर जमा पहनाया गया, वैसा होना चाहिए। लेकिन यदि कोई नहीं गाता है तो क्या आप पनिशमेंट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है, उसको पनिशमेंट करेगी, या देश की अदालत और देश की संस्थाएं पनिशमेंट करेगी? क्या इस पर डिबेट करके ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हम तुमसे ज्यादा राष्ट्रवादी हो और तुम हमसे कम राष्ट्रवादी हो? ये कौन तय करेगा? मुश्किल यही है कि देश के सत्ता में एक ऐसी पार्टी बैठी हुई है जिसकी मातृ संस्था ने 52 सालों तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराया अपने कार्यालय पे। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं कि जब सारे लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनकी मातृ संस्था मुखबिरी कर रही थी और अंग्रेजों के लिए पुलिस में भर्ती करने का प्रयास कर रही थी। वो हमें सिखाएंगे? कौन सिखाएगा हमें देशभक्ति? यदि 6 स्टेंजा में से 2 स्टेंजा हम नहीं पढ़ते हैं तो आप हमें देशद्रोही कर देंगे? तो ठीक है, कह लीजिए आप, लेकिन कौन तय करेगा? 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा है, ठीक है, अदालतें तय करें। यदि किसी ने अपमान किया है तो अदालत तय करेगी ना। ये लोग बैठे हुए लोग जो पिट्ठू बने थे किसी जमाने में अंग्रेजों के, वो हमें समझाने का प्रयास करेंगे। हम तो सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए। ओके जी, ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। राधिका जी, आप जवाब दीजिएगा। मैं एक चेतावनी दे रहा हूं आज, और इसे चेतावनी समझिएगा। एक चेतावनी दे रहा हूं इतिहास की आड़ में, और वो इतिहास जो कांग्रेस ने अपने लेफ्ट के पिट्ठुओं से लिखवाया, उस इतिहास की आड़ में जाकर आज राजनीति करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। तो आज क्या क्योंकि 1 मिनट भारतीय रुकिए, आवाज बंद कर दिए तो बीच में बोलेंगे तो आवाज बंद कर दीजिए। मैंने 1.5 मिनट दिया, इनको चुपचाप सुना मैंने 1.5 मिनट। ये 30 सेकंड मेरे को नहीं सुन पा रहे। मैं चेतावनी दे रहा हूं आज। मैं पूरा प्रोग्राम जो है कांग्रेस की आजादी का इतिहास और संघ की आजादी का इतिहास और नेहरू जी का इतिहास में लेकर बैठा हूं। मैं सारा खोल दूंगा। मुझे मजबूर मत करना, मुझे मजबूर मत करना संजीव कौशिक। अगर डिबेट पर वंदे मातरम से भागना चाहते हो तो मैं एक एक चिट्ठा खोल दूंगा। कौन कौन जेल में था, कितने समय जेल में था और जेल में क्या क्या करता था, वो सारा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठा हूं। इसलिए अगर वंदे मातरम पे डिबेट करने की हिम्मत है तो उस पर करना, नहीं तो मैं चिट्ठा खोल दूंगा। फिर उसके बाद बिलबिलाना नहीं संजीव कौशिक, रोते हुए घर जाओगे, या बता रहा हूं मैं। अगर मैंने कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया, आज पूरा प्रोग्राम आपके ज्ञानवर्धन पर लगा दूंगा, ज्ञानवर्धन पर, समझे आप। और हां, मुझे तकलीफ है, फिर से कह रहा हूं, मुझे तकलीफ है। जिस वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, उसको जिन्ना ने काटा, उसको मुस्लिम लीग ने काटा। और आज कांग्रेस कहती है मुस्लिम लीग वाला गाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं गाएंगे। हम आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जिस वंदे मातरम को जिन्ना ने ठप्पा लगा के वो किया कि हां ये वाला वंदे मातरम मुझे स्वीकार है, उसको अगर आप स्वीकार करेंगे तो अशोक श्रीवास्तव को परेशानी है। राधिका खेड़ा बोलिए, चिल्लाइए नहीं, अभी आपको पूरे प्रोग्राम में बिलबिलाना होगा। संजीव कौशिक बोलिए। राधिका खेड़ा, मेरी आवाज मिल रही है अशोक जी? जी। अशोक जी, सभी को वंदे मातरम। अशोक जी, 1968 में एक महिला आई थी, लुसियाना और बांसो का
लुसियाना जगह है, पैदा हुई थी वहां पे और 500 में पली बड़ी। एक स्मॉल छोटा सा टाउन है ट्यूरिन, नॉर्दर्न इटली के वहां से। 25 फरवरी 1968 को उन्होंने शादी करी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी जी से, जो आगे जाके समय में प्रधानमंत्री बने, और वो इंडिया शिफ्ट कर गई। उस शादी के ठीक बाद वो इंडिया शिफ्ट कर गई, लेकिन उसके ठीक 15 साल बाद 30 अप्रैल 1983 में 15 साल लगाए उन्हीं महिला ने इस देश की नागरिकता लेने में। अब मैंने ये बात क्यों बताई सर? क्योंकि हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी जो क्लेम करती है कि जी हमने आजादी दिलाई इस देश को, उनके पार्टी जिसके नेतृत्व में चल रही है, जो आज उसे एक प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे चला रहे हैं, वो जो उनकी मालकिन है, उन्होंने इस देश की सिटीजनशिप लेने में 15 साल लगा दिए। इससे साफ होता है उनको इस देश से कोई अपनापन नहीं था, ना वो इस देश को अपनाना चाहती थी, चाहे इस देश ने उनको अपनी बेटी की तरह अपना लिया। आगे जाके उनको मौका भी दिया देश की प्रधानमंत्री बनने को, लेकिन पहले याद दिलाओ 15 साल। तो जिस औरत ने 15 साल इस देश को अपनाया नहीं, आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वंदे मातरम गाएंगी? वो ऐसे हाथ दिखा के रोकेगी ही। आप में लंबा समय जर्नलिस्ट आप रहे हैं अशोक जी, 22 साल मैंने कांग्रेस में दी है। क्या आपने कभी सोनिया जी को इतने गुस्से में किसी वीडियो में देखा है? कभी देखा है? आज तक नहीं देखा होगा। ओके, मैं आपको रोक रहा हूं, अभी आगे आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं किसी को देशभक्ति का देशद्रोही कौन है ये मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता हूं। मैं कोई नहीं होता हूं और किसी को नहीं होना चाहिए, ना मैं किसी की देशभक्ति का टेस्ट कर रहा हूं यहां पे। लेकिन मैं तो बड़े सिंपल सा सवाल उठा रहा हूं, भाई आपको वंदे मातरम से तकलीफ क्या है? सिंपल सी बात है, आप देश को बता दीजिए कि भाई हमें तकलीफ ये है। भाई जिन्ना ने तो बताया था, और काकीनाडा में जब 1923 का अधिवेशन हुआ था, तो सबसे पहले मौलाना मोहम्मद अली ने सबसे पहले विरोध किया, और उसके बाद 1937 तक आते आते जो मुस्लिम लीग थी उसका इतना कड़ा विरोध हो गया कि उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने जो है वो सरेंडर कर दिया मुस्लिम लीग के सामने। कहा कि भाई, क्योंकि उनको लगा कि भाई आज़ादी लेनी है तो इनको साथ लेके चलते। उनको थोड़ी पता था कि भाई ये आज़ादी के साथ साथ बंटवारा एक अलग मुल्क मांगेंगे। लेकिन वो अलग मुल्क, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं, रुकिए। लेकिन वो हो गया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई, मैं फिर से कह रहा हूं कि सीधा सा सवाल ये है कि भाई अगर पूरा वंदे मातरम गा भी दिया जाए, जिस पर जिन्ना को तकलीफ थी, तो आज कांग्रेस को तकलीफ पूरा वंदे मातरम गाने में क्या है? फिर से बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, ये किसी संघ के व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बोलिए, पूरे में तकलीफ क्या है संजीव कौशिक? अशोक जी, हमें शर्म आती है कि जिन्ना यहाँ से जाने के बाद में भी जिन्ना के अनुयायी यहाँ पर बैठ करके और इस तरह की बातें करते हैं। जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने वाले लोगों के बारे में ही बात करेंगे क्या? उनको सेकुलर बताने वाले लोगों के भी बारे में बात करेंगे क्या? नैतिकता तो यही कहती है ना, उनको भी लताड़ा जाना चाहिए। आप लताड़िए ना, मैंने मना किया आपको। नहीं, आप लताड़िए, नाम लेकर लताड़िए, डरते क्यों हैं? लेकिन मुद्दे पर आइए, आप नाम लेकर लताड़िए, मैं नहीं रोकूंगा आपको, मैं नहीं रोकूंगा आपको, आप नाम लेकर लताड़िए, लेकिन मुद्दे पर आ जाइए। आज तकलीफ क्या है वंदे मातरम से? मैं फिर कह रहा हूं, गांधी ने जो वंदे मातरम गाया वो गलत था, नेहरू ने गाया वो गलत था। सरकारें आज आपकी है, कल किसी और की आएगी, फिर वो अपने तरीके से। अच्छा, गांधी ने कब गाया वंदे मातरम, ये जिन्ना वाला बताइए। आज आपका चला ये भी परीक्षा, गांधी ने कब गाया बताइए मुझे। एक मिनट अशोक जी नहीं, मैं आपने कहा गांधी ने गाया, बिल्कुल गांधी ने। ये जो आज आप गाते हैं, जो गांधी खानदान, ये जो है वो जो ये जो नकली वाला गांधी खानदान है वो नहीं, आज जो नकली गांधी खानदान है वो भी गाता है, सुनिए ना, वो भी गाता है। और आप दूसरे वाले, और एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, सवाल पूरा हो जाए। महात्मा गांधी ने 1901 से गाना शुरू किया था और 1937 तक महात्मा गांधी पूरा गाते थे, ठीक है? तो महात्मा गांधी पूरा भी गाते थे। बाद में, जब फिर से कह रहा हूं, जब कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया मुस्लिम लीग के सामने, उसके बाद इसको सेंसर किया गया। तो सवाल यह है कि, एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं है। सवाल यह है, गांधी जी तो 1901 से गाते थे, तो आपको 1901 से गांधी जी जो गाते थे वो स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन जिन्ना वाला वर्जन आपको स्वीकार हो जाता है। तो सवाल तो ये उठेगा ना। अशोक जी, बड़े ईमानदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी इसमें संशोधन बिल लाया गया और निश्चित तौर पे जो लाया गया उसके हिसाब से बातें होनी चाहिए और वो गाना चाहिए। लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि दूसरी सरकारें आएंगी तो पुनः उसको काट करके राधिका जी आ रहा हूं, एक मिनट।
इसी खेल में उलझते रहेंगे क्या हम? इसी खेल में उलझते रहेंगे क्या? बच्चे हैं क्या कि जब रोने लगे तो हमको सर्कस दिखाया बहुत जाने अच्छा। लगे? आपको रोते ये हैं क्या कि डब्बा बजाने लगे? आपको ये खेल लगता है? मूलभूत ठीक है। समस्याएं जो है उस समस्याओं से आपको अलग इतर आपको ये खेल लगता है। और सुनिए एक मिनट, अब राधिका जी एक मिनट, राधिका जी रिस्पॉन्ड करेंगे। सुनिए एक मिनट, देखिए राधिका जी उन्होंने अपने इरादे बता दिए। संजीव जी ने कहा ये खेल हम करते रहेंगे क्या? आज बीजेपी सरकार आ गई है तो पूरा, इन्होंने कहा कल को दूसरी सरकार आएगी तो फिर से काट देगी। तो इन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर जिन्ना वाला वर्जन स्वीकार होगा, तो फिर जिन्ना वाले वर्जन पर जो है ये लोग जो है मोहर लगा देंगे। तो ये खेल क्यों हो रहा है भाई? राधिका जी बोलिए। अशोक जी, मुझे तो समझ नहीं आता ये हाइपोथेटिकल बात क्या डिस्कस करनी कि इनकी सरकार आएगी। इनकी सरकार नहीं आने वाली। जो देशद्रोही लोग होते हैं, जिनको तकलीफ है इस देश के राष्ट्रगीत से, राष्ट्रगान से, आपको याद है ना, इससे पहले भी एक बार वंदे मातरम राहुल गांधी की सभा में बजना था, लेकिन जब वो प्ले किया तो वहां पे नेपाल का राष्ट्रगीत बज गया था। इनको यही तकलीफ रहा और राहुल गांधी बड़े मजे से खड़े हुए थे, सीधे एकदम टाइट खड़े हुए थे। लेकिन बात इन्होंने एक और छेड़ी कि जिन्ना की कब्र पे क्यों गए थे अडवाणी जी। बिल्कुल, आप तो बाबर की कब्र पे जाने वाले लोग हैं। जिन्ना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े हैं, तो जब आप स्टेट ऑफ हेड वहां पे विजिट करते हैं तो जाएंगे। पर मुझे ये बताइए, बाबर की कब्र को नेहरू जी ने 1959 में, 1968 में, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने 1976 में और राहुल गांधी ने 2005 में क्यों विजिट करी? उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब में अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बाबर के बारे में हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लेंस से अप्रिसिएशन लिखा है बाबर के बारे में, जिसने आके भारत के अंदर लूटपाट मचाई, जिसने बाबरी मस्जिद बनाए। और मतलब आप उनके बारे में, नेहरू जी, ये कल्चर है, ये पढ़ाया भी गया हमारे को, क्योंकि नेहरू जी के हिसाब से वो कल्चरल अप्रिसिएशन की जरूरत थी। तो क्या करने जाते थे राहुल गांधी जो जब वाराणसी जाते हैं अपनी कोई छात्र युवा के प्रोग्राम के लिए, तो अपने परदादा की कब्र पर जाना तक नहीं समझते कि सही है, लेकिन बाबर की खबर पर जरूर गए थे। तो ये वो लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। पर ये बात आपने बिल्कुल सही कही, जो जिन्ना का जिन है वो ना कांग्रेस का फेवरेट है, और ये लोग लगातार हर बार उनको पूछते हैं, भाई क्यों नहीं पूछेंगे? जिन्ना की वजह से ही तो सब कुछ इनको मिला है ना। इनको जो चाहिए था, इन्होंने देश का विभाजन किया, इन्होंने देश के 2 टुकड़े किए, भाई भाई को अलग किया, हिंदू मुसलमान अलग किए, वो सब हुआ। और किसने, और ये सब हुआ। और ये बात भी आप कैसे भूल सकते हैं कि नेहरू जी को किस तरीके से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनाया गया पहला। कोई भी नहीं चाहता था। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब राहुल गांधी जी की पैदाइश तो देखिए हिंदुस्तान में हुई है, इंडियन सिटीजन है जहां तक मैं जानती हूँ। सोनिया जी भी अब इंडियन सिटीजन बन चुकी है। तो अगर आप किसी भी देश में किसी की भी शादी होती है, आप उस देश को अपनाते हैं सिटीजन बन के। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, कांग्रेस से तो छोड़िए, उनसे तो आप उम्मीद करना बंद कर दीजिए। उन्होंने साफ कह दिया हम पुरानी 2 लाइन गाएंगे, और जिनके बोटी बोटी सांसद की आपने बाइट लाई थी, वो तो ये भी कह चुके हैं आज ऑन रिकॉर्ड कि मैंने तो पहले भी 2 लाइन भी नहीं गाई थी और आगे भी 2 लाइन भी नहीं गाऊंगा। बिल्कुल। तो ये देशद्रोही लोग हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, इनको सजा जनता देती आ रही है और आगे भी देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं आज पूछना चाहूंगी, आने वाले आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव आप देख चुके हैं, देश का विरोध करने का नतीजा बिहार में भी, बंगाल में भी, तमिलनाडु में, हर जगह। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग पूरा वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं गाएंगे? ओके, मैं समाजवादी पार्टी के यश भारती जी उन्हीं के पास आपका सवाल लेकर जा रहा हूं। लेकिन आपने बोटी बोटी वाले इमरान मसूद की बात करी, और मेरे पास जो ताजा समाचार है वो ये है, कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद, कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद, उनका यह बयान है, चाहे जेल भेजो या फिर फांसी चढ़ा दो, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। चाहे जेल भेजो या फांसी चढ़ा दो, वंदे मातरम। उन्होंने ये कहा कांग्रेस नहीं गाएगी, मैं नहीं, कांग्रेस नहीं गाएगी। हाँ, नहीं गाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं BK हरिप्रसाद का एक पुराना डायलॉग भी याद दिला देता हूं, क्योंकि BK ऐसे जो नेता है ना जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, मैं आज उनके दोनों चेहरे लेकर आया हूं, क्योंकि एक तरफ वंदे मातरम का विरोध है तो दूसरा चेहरा क्या वो भी समझ लीजिए। ये BK हरिप्रसाद जो कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे चाहे कुछ कर दो, इन BK हरिप्रसाद ने कहा था कुछ साल पहले कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा दुश्मन थोड़ी है, बीजेपी का दुश्मन है। वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवादी हमले करवाता है, वो पाकिस्तान जो भारत पर हमला करता है, वो पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन है। BK हरिप्रसाद ने कहा ये बीजेपी का दुश्मन है, बीजेपी का दुश्मन है, हमारा दुश्मन नहीं है।
ठीक है। अब देखिए ये अब ये चेहरे सामने हों तो ऐसे चेहरे जो पाकिस्तान को, जिनको लगे कि पाकिस्तान तो बीजेपी का दुश्मन है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये सब कर्नाटक से आते हैं, क्योंकि कर्नाटक के कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस के जो दूसरे भी कर्नाटक के नेता हैं, सिद्धारमैया, उन्होंने भी पहले कहा था कि भाई वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन ये कर्नाटक में बीमारी क्यों है जानते हैं राधिका जी? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिला रहा हूं, कर्नाटक में ये बीमारी क्यों ज्यादा है? क्योंकि कर्नाटक वो जगह है जहां पर कांग्रेस के एक राज्यसभा के नेता, जब राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस जीती तो विधानसभा के अंदर नारे लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब यस, मतलब जीता कौन? कांग्रेस जीती। कांग्रेस के नेता राज्यसभा चुनाव जीतते हैं और नारा क्या लगता है? पाकिस्तान जिंदाबाद विधानसभा के अंदर। और अभी केरल में जो विरोध कर रहे हैं ना कांग्रेस के नेता वंदे मातरम का, उसने अभी कांग्रेस के एक नेता ने, केरल के नेता ने बाकायदा 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और यह भी याद दिला रहा हूं कि पाकिस्तान जो है अपने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ साल पहले उसने, पाकिस्तान ने आम भेजे थे कुछ नेताओं को, और उनमें कौन थे? 5 नेता सिर्फ थे, और उनमें एक राहुल गांधी जी थे जिनको आमों का टोकरा भेजा था। और ठीक पसंद है, भी आए थे। हाँ और अशोक जी, ये नासिर हुसैन जो है वो अटैच टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और इसीलिए उनकी राज्यसभा दोबारा भी रिन्यू हुई, बिकॉज ही वर्क्स विद अटैच टू कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये भी नोट करने वाली बात है। देखिए राधिका जी, आप एक मिनट, मुझे यश जी के पास जाना है। एक मिनट रुकिए, मुझे यश जी के पास जाना है। मुझे 1 मिनट रुकिए, मुझे यश जी के पास जाना है। प्लीज रुकिए। देखिए ऐसा है राधिका जी, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आप खुलकर बहुत कुछ बोल सकती हैं। मेरे खिलाफ तो एफआईआर हो जाती है, मुझे कानूनी नोटिस आ जाते हैं, तो मैं तो इसलिए ज्यादा कुछ बोलता नहीं, मैं तो सिर्फ खबरें दिखा देता हूं, मेरा काम है। और ये खबरें दिखाना, मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं तो सिर्फ खबरें दिखा देता हूं। ये खबरें हैं, मैं हूं। ये खबरें हैं। अब इन खबरों का निहितार्थ आप निकालिए। यश भारती जी, क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आपके कुछ नेताओं ने तो कहा, बल्कि मतलब कई नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम में कोई तकलीफ, लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया ऐसा? देखिए अशोक जी, आप जो खबरें दिखा रहे थे, कागज दिखा रहे थे और कुछ फोटोज दिखा रहे थे, महात्मा गांधी जी का बहुत जिक्र हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत जिक्र हुआ, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, नई नेत्री ये भी बोल रही हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये इतिहास अगर भारतीय जनता पार्टी पढ़ाना चाहती है कि वोट चोरी हो गया था, सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू जी नहीं बने थे, वोट चोरी करके बने थे। खैर 22 साल सर्वसम्मति से बने थे। कितनी वोट मिली थी नेहरू जी को? कोई बात नहीं राधिका जी, 22 साल आप कांग्रेस में रहे। भाई अभी आपने बताया 22 साल आप कांग्रेस में रहे। अभी आपने बताया 22 साल आप कांग्रेस में रहे। 22 साल में आपको वोट चोरी याद नहीं आई, भाजपा में याद आती है। आपको पता नहीं क्यों वोट चोरी की बात। छोटा सा इंटरवेंशन है रईस भारती जी, वो कहा, मैं अशोक जी ये चाहूंगा, यश भारती जी मेरा अपनी बात, मैं आपकी बात भारती जी, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। मेरा छोटा सा इंटरवेंशन है कि पर्सनली मत जाइए। पता नहीं आज आप बैठे हैं, कल कहाँ होंगे। अभी फिर मुझे, अगर आप पर्सनल जाएंगे तो यही संजीव कौशिक जो है कल तक आम, तो पर्सनल मत जाइए किसी भी चीज पर, मुझे लगता है। और जो उन्होंने कहा, मतलब मुझे लगता है विषय पर हम बात कर लें। उन्होंने गांधी नेहरू जी के लिए जो कहा उसको कंटेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वोट किसको मिले थे इतिहास है, लेकिन छोड़ दीजिए ना, वो उनकी टिप्पणी थी, आप अपनी टिप्पणी कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को क्या तकलीफ हो सकती है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। जी आपका सवाल आखिरी, मैं उससे पहले कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आ गई, तो मुझे लगता है कि अगर मैं चर्चा में हूं तो मैं चर्चा में भी शामिल हूं जो विषय आए हैं। मुझे वो चर्चा पे भी आना चाहिए कि महात्मा गांधी जी जब नमक छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो लिख करके आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से विरोध किया था कि नहीं, हम संगठन के रूप में तो नहीं आरएसएस शामिल होगा। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ में आंदोलन हुआ तब आरएसएस ने भी बात कही कि नहीं वो शामिल होगा। जब तिरंगे को 3 रंग अशुभ हैं, ये बकायदा अपनी ऑर्गेनाइजर किताब में छाप करके लिखित में अपनी बात की कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये जिस संगठन ने कहा, आज वो राष्ट्रभक्ति, देश प्रेमी, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सब पे इतने बड़ी चौड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, स्वागत है अगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन हृदय परिवर्तन इस चीज के लिए भी होना चाहिए। देश इस चीज के लिए जाना माना जाता है, यहाँ किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं की जाती।
या नास्तिक का भी उतना ही सम्मान है जितना आस्तिक का सम्मान है, या ना और हाँ की सहमति चलती है। यहां हम हिटलर शाही में नहीं जी रहे कि यहां एक हिटलर ने हुक्म चला दिया और सबको मानना पड़ेगा। नहीं, यहां विरोध को भी उतना ही सम्मान है, यहां विरोध का भी उतना ही सम्मान है। वो देश मेरा भारत है। यश भारती जी, एक मिनट, क्या राष्ट्रगीत गाने में मतलब इतनी तकलीफ है कि हम कहें कि हिटलर शाही हो गया अगर किसी ने कह दिया राष्ट्रगीत पूरा गा लो? 3 मिनट 10 सेकंड का, वो अलग बात है कि राम गोपाल जी के जो है घुटने शायद खराब हो गए हैं और उनको मतलब मुझे लगता है आप लोगों को इलाज भी करवाना चाहिए, उनको अच्छा बढ़िया इलाज करवाना चाहिए राम गोपाल, क्योंकि उन्होंने कहा था 3 मिनट 10 सेकंड खड़ा होना मुश्किल है इतना लंबा, और उन्होंने कहा गाने में तो तकलीफ नहीं लेकिन 3 मिनट 10 सेकंड खड़े रहने में जो है उनके टखने जो है जवाब देने लगते हैं। तो मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ, इसमें 3 मिनट 10 सेकंड का राष्ट्रगीत गाने में यह हिटलर शाही कहाँ से आई? अशोक जी, मैं काफ़ी सारी डिबेट्स में शामिल हुआ, आपसे तो कम क्योंकि आप रोज डिबेट करते हैं और आपकी पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव है। मैं कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके समर्थक लोगों से कह चुका हूं कि 190 सेकंड जो होता है 3 मिनट 10 सेकंड कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है। आप गा के दिखा दीजिए ना, ये वो टेस्ट नहीं ले रहा। अनुसरण करेंगे ना, हम आपको बेहतर सिखाएंगे, हम सीखेंगे, दिक्कत क्या है? 1 मिनट 90 सेकंड का जो कानून बना है आप पढ़ करके, याद तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि मैं उस प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश से, जहां 1 तारीख को जो हमारा मंत्रालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सरकार हर 1 तारीख को आयोजन करती है। मुरादाबाद के एक सांसद थे, मेरा निवेदन है सर, आप क्यों रोक देते हैं? अरे आप क्यों रोक देते हैं बात को? मैं इसलिए रोक रहा हूं, नहीं, ये रोकने का काम भारतीय जनता, मेरी बात पूरी आ जाए फिर तो सवाल आपका होगा, जवाब हमारा होगा, लेकिन आपके अगर केवल सवाल आते रहेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा। मैं तो आप ही को सुन रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं को बोल दूं, मैं तो आप ही को सुन रहा हूं, जो शिक्षा विभाग से संबंधित रहे हैं, तो आप ही जो स्कूल का संचालन कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर हैं, उन्हें राष्ट्रगीत नहीं आता, राष्ट्रगान नहीं आता। सुन रहा हूं, मैं तो आप ही को इतनी देर से सुन रहा हूं, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मतलब आप अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत से मैंने शुरुआत की बात चालू करी। बाबा आप 4 मिनट फिर मैं आप सुनिए ना, 4 मिनट तो नहीं बोल पाया मैं। 3.5 मिनट बोल लिए आप, 3.5 मिनट आप बोल लिए, अभी कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूं, मतलब कोई सभा थोड़ी है। राधिका खेड़ा जी ने इतना सब कुछ बोला, तो आपने कार्यक्रम की शुरुआत, आपने जो शुरुआत में सवाल किए, जवाब दे रही थी, आपसे भी मैंने सीधा सवाल पूछा और मैंने 3.5 मिनट मैं जवाब दे रहा हूं ना, 3.5 मिनट जवाब सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, वंदे मातरम पे तकलीफ किया नहीं, मैंने आपको जवाब दे भी दिया, मैं दोबारा उसको जवाब देता हूं। आप शुद्ध नहीं, आपने कहा ये मेरा भारत देश वो है, ये भारत देश वो है जो बाबा साहब ने संविधान के साथ में दिया। बाबा साहब का देश है ये, बाबा साहब। राष्ट्रगीत में कौन सा हिटलर शाही है? जवाब दे रहा हूं मैं, बोलिए। बाबा साहब ने संविधान देकर के इस देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता आजादी दी हुई है, और किसी को भी कोसने के लिए, रोकने के लिए, टोकने की आजादी नहीं दी है। यह सबकी सहमति है, विभिन्नता में एकता हमारी ताकत है जो दुनिया में जानी जाती है। लेकिन इसको हिटलर शाही के साथ नहीं चलाया जाएगा ना। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं आपसे फिर से जिन लोगों ने वंदे मातरम गाया नहीं, जिन्होंने वंदे मातरम को अस्वीकार किया, जिन्होंने तिरंगे को अस्वीकार किया, जिन्होंने नमक आंदोलन को अस्वीकार किया, जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का अस्वीकार किया, जिन्होंने देश की हर लड़ाई को अस्वीकार किया, वो मूल मुद्दों से हटाने के लिए जब सरकार घिर गई है, हो गया, चलिए आदरणीय अशोक जी, सरकार घिर गई है, अब आपने जो कहा आपके सवालों का जवाब देना जरूरी है। राधिका जी, सिर्फ राधिका जी की आवाज जाएगी और सबके माइक काट दीजिए, सबके माइक काट दीजिए, सिर्फ राधिका जी की आवाज जाएगी। बोलिए राधिका जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर उसके बाद 1 मिनट, फिर उसके बाद सिर्फ मेरा समय होगा। 1 मिनट राधिका जी, आपको मैं 1.25 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद सिर्फ मेरा समय होगा, क्योंकि जो भ्रांतियां फैलाई गई, और मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा सबके माइक बंद रखिएगा, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगा उसके बाद लोगों को इतनी मिर्ची लगेगी कि लोग चाहे घर में हो या स्टूडियो में उछलने लगेंगे। इसलिए सिर्फ मैं जो कहूंगा वो देश सुने, और अगर उसमें मेरे कोई फैक्ट गलती हो तो एक मेरे खिलाफ FIR और कर दे। स्वागत है आपका। बोलिए राधिका जी। अशोक जी, मैं अपनी सीट पे खड़ी हो गई, उम्मीद करती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खड़े होंगे, चैलेंज दे रहे थे। आप गाना शुरू करिए, मैं आपके साथ साथ खड़ी, आप शुरू करिए, हम आपके साथ चलिए, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, चलिए आप गाइए, बोलिए, गाइए। मैंने चैलेंज नहीं किया, मैंने चैलेंज नहीं किया, वो सुधार कर लीजिए। आप करेंगे, मैं तो अरे करिए ना, हम अनुसरण करेंगे, करिए ना, शुरू तो कीजिए। हम तो कह रहे हैं पढ़ के कीजिए, 1 मिनट 90 सेकंड पढ़ के कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अभी यश भारती जी ने चैलेंज किया कि ये पूरा गाना सुना नहीं सकते ये, और राधिका जी ने कहा खड़े होकर सुनाएंगे, तो यश भारती जी कह रहे हैं, कि मैंने कोई
चैलेंज नहीं दिया। यश भारती जी के लिए स्लो क्लैपिंग, यश भारती जी के लिए स्लो क्लैपिंग, ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम है। यश भारती जी के लिए स्लो क्लैपिंग, राधिका जी के शब्द और मेरे शब्द तीनों सुन यश लीजिएगा। भारती जी के लिए स्लो क्लैपिंग, आपके लिए मैं क्लैपिंग कर लेता हूं। यश भारती जी के लिए स्लो क्लैपिंग। कर लूंगा, लेकिन झूठ राधिका सच जी एक नहीं मिनट, हो राधिका जी एक मिनट, राधिका जी झूठ सच नहीं एक हो मिनट, राधिका जी एक मिनट। वो अब चैलेंज से भाग गए हैं, कोई जरूरत मैं नहीं किसी से नहीं है। भागा। और मैं फिर कह रहा किसी से नहीं हूं, भागा। और मैं फिर कह रहा हूं, ना मैंने किसी को challenge चैलेंज किया। करने की एक मिनट, ना राधिका मैं जी बैठिए, challenge करने ओके वाला फिर रुकिए व्यक्ति रुकिए, नहीं चलिए अब आइए, अब आइए, अब मैं दूध का दूध, अब मैं दूध का दूध, पानी का पानी करता हूं, अब मैं दूध का दूध, पानी का पानी, सिर्फ रखिए आगे, चलिए आइए आइए आइए, सबके माइक बंद। अशोक श्रीवास्तव स्क्रीन पर, अशोक श्रीवास्तव स्क्रीन पर, और अशोक श्रीवास्तव अब जो कहेगा वो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, वंदे मातरम नहीं गाना, क्योंकि जिन्ना की जो आत्मा है वो आपके अंदर घुसी हुई है, और इसलिए झूठ बोलना। और अभी समाजवादी पार्टी के जो है यश भारती जी कह रहे थे कि भाई हिटलर शाही है ना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रगीत गाना हिटलर शाही है, किसी से यह उम्मीद करना कि वो राष्ट्रगीत गा दे, ये हिटलर शाही है भाई। राष्ट्रगीत हम क्यों गाएंगे राष्ट्रगीत? वैसे समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उनका क्लिप वायरल है, जाके जरा लोग डालिएगा और वो सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो हैं राष्ट्रगान भी नहीं गा पाए थे, वो भीड़ में खड़े 15 अगस्त के 4 साल पहले का वीडियो है। जनगण मन पूरा नहीं आता था, वो भी नहीं गा पाए थे समाजवादी पार्टी के सांसद। तो जो जनगण मन नहीं गा पाए वो क्या कहेंगे? और लेकिन मैं सिर्फ इतिहास बता रहा हूं, जब इतिहास की बात कर रहे हैं ना तो इतिहास बताना जरूरी है। आजम खान कौन है? आजम खान कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता। इन्होंने क्या कहा था? भारत माता डायन है, भारत माता डायन है, पूरा भारत माता डायन है जो देश के लोगों का खून पीती है। ठीक है, ये जो है आजम खान ने कहा। तो जिस पार्टी के नेता भारत माता को डायन मानते हो, वो लोग क्यों कहेंगे भाई हम वंदे मातरम गाएंगे? और आइए अगली तरफ आइए। वंदे मातरम के लिए इतनी देर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। कौन है ये? रामगोपाल यादव। घुटने खराब हैं, इलाज भी नहीं करवाते जो हैं अखिलेश जी उनका। अबू आजमी जो हैं उन्होंने कहा वंदे मातरम तो मैं नहीं गाऊंगा। ठीक है, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले मेरे मजहब के खिलाफ है वंदे मातरम। ठीक है, मैं तो नहीं गाऊंगा। ठीक है, भरी संसद में बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम, हम इसे फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए अबू आजमी का एक और बयान, मुसलमान नहीं गाएगा वंदे मातरम चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है, सपा के विधायक रईस शेख ने चिट्ठी लिखी और कहा शिक्षा विभाग स्कूल में जो वंदे मातरम गवा रहा है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे बुलवा ले वंदे मातरम। ये सब जो हैं ये अबू आजमी के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके बयान हैं। और मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, फैज जी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। क्या है, देखिए वंदे मातरम की डिबेट को अगर आप आरएसएस पे करना चाहते हैं तो आइए किसी दिन खुली डिबेट करते हैं, 1 घंटे खुली डिबेट। ठीक है, और उस पर करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम सुना है आपने? सुना होगा भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। आपको मालूम है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं उन्होंने 15 जून 1929 को जेल में भूख हड़ताल की थी। जानते हैं क्यों की थी जेल में भूख हड़ताल? इसलिए की थी क्योंकि उन्हें ढंग का खाना तक नहीं मिलता था जेल में, अखबार नहीं मिलते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, और उनकी सुविधाएं जो हैं वो बद से बदतर थी। और जानते हैं नेहरू जी 9 बार जेल गए थे तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिली थी। अब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, मैं तो वीर सावरकर की बात ही नहीं कर रहा, मैं काला पानी की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता देता हूं बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को जेल में भूख हड़ताल करनी पड़ी कि उनको ठीक से खाना मिल जाए। लेकिन जब नेहरू जी जेल जाते थे ना तो उनको देखिए, आप जाके सर्च कीजिएगा उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती थी। किताबें लिखने की, किताबें पढ़ने की, अखबार पढ़ने के लिए, बागवानी करने की सुविधा, चिड़ी छिक्का, बैडमिंटन खेलने की सुविधा। नैनी जेल में उनको 2 सेल मिले थे कि भाई आज अभी इधर मन कर रहा है इधर बैठ जाओ, फिर मन करे तो इधर चले जाओ। ठीक है,
एक नैनी जेल में वो अकेले थे, एक नैनी जेल थे। हटाइए 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 हटाइए, डॉक्टर हेडगेवार का भी बता रहा हूं, हटाइए हटाइए हटाइए, बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। कौन सी जेल में थे? तो सुरक्षा गार्ड, स्वीपर और कुक, सुरक्षा गार्ड, स्वीपर और कुक, एक व्यक्ति के लिए ये 3 लोग मिले हुए थे। ठीक है, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैंने कल भी कहा था कि भाई ये जो चीजें हैं मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या है ना, आजकल लोग पढ़ते लिखते नहीं, या पढ़ते लिखते भी हैं तो वो जो कांग्रेस ने जो कुछ पिट्ठू पैदा किए थे ना इतिहासकार, ये मैं आपको 2 खबरें दिखा रहा हूं, और ये 2 खबरें इस डिबेट के बाद मैं यश भारती जी को दे दूंगा, थोड़ा अगली बार पढ़ लिख कर आएंगे। एक खबर जो है नवभारत टाइम्स अखबार की है, और एक खबर जो है ये पूरी की पूरी खबर जो है ये इंडिया टुडे की है। इसमें डॉक्टर हेडगेवार कब जेल गए थे, और जब जेल से निकले तो कैसे मोतीलाल नेहरू आए थे उनसे मिलने के लिए, ये सब चीजों का वर्णन है। मैं आधे 1 घंटे 2 घंटे इस पर डिबेट कर सकता हूं। मैं आपको आज ये भी बता सकता हूं, लेकिन मेरे साथ एक चौथे मेहमान बने, मैं आ रहा हूं सर बहुत जल्दी। किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि इस देश का इतिहास जो है कांग्रेस ने कुछ जो है वामपंथी पिट्ठुओं से लिखवाया, इसलिए इस देश के लोगों को ना आज तक ये पता है कि 52 इमली क्या है, ना आज तक ये पता है तारापुर संग्राम क्या है, ना आज तक देश को ये पता है उमाकांत मोतीराम काड़िया कौन थे। उमाकांत मोतीराम काड़िया नहीं पता होगा किसी को, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं है, या पढ़ते लिखते वही हैं जो कांग्रेस ने पिट्ठुओं से लिखवाई किताबें। उमाकांत काड़िया 1942 में महात्मा गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में पहली गोली खाने वाले उमाकांत मोतीराम काड़िया थे। और जानते हो उमाकांत मोतीराम काड़िया कौन थे? ये संघ के स्वयंसेवक थे, और ये अशोक श्रीवास्तव नहीं कह रहा। अगर गूगल पे जाके थोड़ा लिख पढ़ ले लोग तो ज्ञान मिल जाए, लेकिन क्या है, लिखने पढ़ने की आदत नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना है और डिबेट करनी है। अगर पढ़ लेंगे तो ये पता चल जाएगा। और मेरे पास ऐसे एक नहीं, मैंने पहले ही कहा था, मैंने संजीव कौशिक को कहा था कि मैं पूरी डिबेट इस पे कर सकता हूं। अगर आप पूछना शुरू करेंगे ना, एक एक नाम आपको बताऊंगा, कौन कौन जेल गया, किस किस को गोली लगी, कौन कौन संघ के स्वयंसेवक कहां कहां गए, और अंग्रेजों ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था यह संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, और अंग्रेजों ने लगाया था आरएसएस पर पहला जो है प्रतिबंध। मैं वो सब चीजें लेकर आया हूं, और किताब भी लेकर आया हूं, और जरा पढ़ने लिखने वाली जिनकी आदत होगी वो पढ़ लिख लेंगे। लेकिन किसी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिबेट करनी है तो अलग बात है। मैं इस पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिबेट कर सकता हूं, लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद क्योंकि मैं फिर से वंदे मातरम पर आना चाहता हूं। जिन्ना को आपत्ति थी, लेकिन आज अबू आजम को आपत्ति क्यों है, आज इमरान मसूद को आपत्ति क्यों है, आज BK हरिप्रसाद को आपत्ति क्यों है, आज सपा सांसद क्यों कह रहे हैं कि वंदे मातरम मेरे मजहब के खिलाफ है, वो मैं बात करूंगा फैज खान जी से इस ब्रेक के बाद। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा जिला सांबा है और तहसील मेरी रामगढ़ है। मेरे को खेती करते कोई 10-15 साल हो गए। जमीन मेरे पास 16 कनाल है। खड़ी फसल पर ओले पड़े हैं, सारी बर्बाद हो गई। इस बार धान की फसल का मिला है हमें 63,000 मुआवजा मिला था, बहुत फायदा हुआ इसका। जो बहुत जरूरी है, दोनों फसल का जो करवाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 144447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम को लेकर। 2 दिन में कांग्रेस ने 2 बार जो है ये दिखा दिया कि वंदे मातरम तो हम नहीं गाएंगे, पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और इसको लेकर विवाद है। बीजेपी सवाल उठा रही है, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से फैज जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊँगा। भाई, ये अबू आजमी जो कहते हैं मुसलमान नहीं गाएगा वंदे मातरम, बड़ी संसद में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोले इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम, और जो है जियाउर रहमान बर्क बोले मज़हब के खिलाफ है वंदे मातरम, और साथ साथ जो है बोटी वोटी वाले इमरान मसूद भी बोलते हैं कि भाई नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। क्या वंदे मातरम वास्तव में, भाई जिन्ना को परेशानी थी, मुस्लिम लीग को परेशानी थी, भारतीय मुसलमानों को क्या परेशानी हो सकती है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं। नहीं अशोक जी, मेरा एक करेक्शन है। देखिए, एक मिनट, पहले उनकी बात हो जाए, फिर पहले उनकी बात हो जाए, उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाई आवाज बंद करिए, कोई और नहीं बोलेगा। चलिए बोलिए, आप बोलिए। मुसलमानों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप शफीकुर रहमान बर्क हो या दूसरे नेता हो, इमरान मसूद हो, इनको यह कहना चाहिए कि भाई उनको व्यक्तिगत आपत्ति है या उनकी पार्टी को आपत्ति है। जब वो मुसलमान कहते हैं तो सबको गिन लेते हैं। अब मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, और मैं भारत के सबसे बड़े चैनल में DD न्यूज पे बैठकर कहता हूं कि वंदे मातरम कहने से मेरा ईमान मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है, क्योंकि इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। कुछ लोग हमें दुश्मने जा समझते हैं, जो हम इस वतन की मिट्टी को अपनी मां समझते हैं। हम इसे मां कहेंगे, इसकी तारीफ करेंगे, इसकी इज्जत करेंगे, इसकी अजमत का गान गाएंगे, और इसकी तारीफ, इसकी इज्जत, इसकी अजमत का गान है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यहां अच्छा जल मिल रहा है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, तो हम इसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? देखिए वो प्यारी सी पंक्तियां, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही कर्म त्वमहि शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। ये पंक्तियां जब चल रही थी ना कि तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, कितनी प्यारी थी, मुझे लग रही थी। उसी समय सोनिया गांधी जी बेचैन हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेचैन हो गए, राहुल गांधी तिलमिलाने लगे, ये सोचकर कि ये जो कट्टरपंथी मौलाना है इनको ये खुश कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, कट्टरपंथ 1937 में वंदे मातरम के काटे जाने पर भी तुष्ट नहीं हुआ। 1947 में देश को पाटा, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे किया। यदि ये 4 छंद काट देने से तुष्ट हो जाते तो देश को क्यों बांटते? इसका मतलब यह है कि आज भी जिन्ना के विचारधारा के लोग मौजूद हैं, इनके सामने हम गला काट के भी रख देंगे ना तो ये कहेंगे फिनिशिंग से नहीं काटा भाई, थोड़ा फिनिशिंग से काटना था। नहीं, पर तो एक सवाल है मेरा आपसे, सुनिए सर, एक सवाल है, क्योंकि उसमें तुम्ही दुर्गा देवियों का जिक्र आता है, ठीक है ना? हाँ, और जो मैंने देखा उसमें ये कि ये जो बाकी के जो 4 पैराग्राफ हैं, ये जो है इसमें जो सन्यासियों का जो संघर्ष था कांग्रेस के जन्म से पहले, जो सन्यासी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जिसका हमें पढ़ाया भी नहीं गया, तो क्या दुर्गा और बाकी सब देवियों का जिक्र आने के कारण जो है ये इस्लाम के विरोध में हो जाता है? क्योंकि तर्क तो ये दिया जाता है ना। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट के हिसाब से बताऊंगा।
जो 1770 से 1820 के बीच में जो सन्यासी आंदोलन चला उसमें बहुत सारे फकीर भी थे, हाँ। मुस्लिम फकीर भी थे, और ये लोग ओम वंदे मातरम कहकर अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर धावा बोलते थे। उस ओम वंदे मातरम नारे को लेकर 1874-75 पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरा गीत लिखा था, और इससे कहीं से भी इस्लाम खारिज नहीं हो रहा था। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी जी के नेतृत्व में पूरा वंदे मातरम गाया, और अनेकानेक क्रांतिकारी ये कहते थे फांसी पर चढ़ा दो चाहे गोली मार दो, हम वंदे मातरम गाएंगे। आ रहा हूं संजीव कौशिक, इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप ही के पास आ रहा हूं। मार दो पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये कह रहे हैं कुछ लोग। कितने अफसोस की बात है, फांसी पर चढ़ते थे वंदे मातरम गाने के लिए, आज ये फांसी पर चढ़ेंगे कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसके लिए बहुत अफसोस की बात है। एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो मुसलमानों को आप चारा नहीं बनाइए। मुसलमान कट्टरपंथी वोट देगा भी ना अशोक भैया तो किसको देगा पता है? वो ओवैसी के पीछे चला जाएगा, वो मालेगांव में इस्लाम पार्टी के पीछे चला जाएगा। ये कांग्रेस समाजवादी इस चक्कर में ना रहे, वो राजनीति अब खत्म हुई। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। चलिए वो रोजा तो नहीं रखता, वो देश अफ्तारी वो समझता मुस्लिम है। तय करें देश के, उसका उनका फैसला है। बोलिए। फैज जी, मेरा ये निवेदन था अगली बार आप आए तो शुद्ध रूप में आरएसएस लिखवाया कीजिए। ये जो आप मुस्लिम संगठन जो आरएसएस की एक यूनिट है उससे जब बात करते हैं ना तो भ्रम पैदा होता है, लगे ना कि आरएसएस के विचार है जो इंद्रीश कुमार ने स्थापना की है आपके मंच की, खुल करके रहा कीजिए और बताया कीजिए कि क्यों आरएसएस ने कहा कि नमक आंदोलन से दूर रहो, क्यों अंग्रेजों भारत छोड़ो से दूर रहो, क्यों राधिका जी ओके, सबको हटाइए, राधिका जी सबको हटाइए, राधिका जी को सारी बातें आप हटाइए, सबको राधिका जी, ये मेरा विषय ही नहीं है, ये मेरा विषय ही नहीं है। और मैं और जो हटाइए, सबको हटाइए, सबको हटाइए, सबको हटाइए, कोई चिल्ला चिल्ली मुझे नहीं चाहिए। और जिसको आरएसएस का इतिहास पढ़ना जरा पढ़ लिख कर आए, क्या पढ़ लिख कर आए, थोड़ा सा पढ़ लिख कर आए। राधिका जी को बोलिए, बाकी सबको हटाइए, बाकी सबको हटाइए। और अब आप नहीं बोलेंगे राधिका जी का? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? मैं आपको नमस्ते कर दूंगा, सॉरी। यश भारती जी आप जा सकते हैं, नहीं यश भारती जी आप जा सकते हैं स्टूडियो से, नहीं आप जा सकते हैं। आप जबरदस्ती आप हैकल करने आए मेरे स्टूडियो में। इनका माइक काट दीजिए, उनको नहीं दिखाइए, माइक काटिए, इनको मत दिखाइए, माइक काटिए, इनको मत दिखाइए, काटिए इनको। चिल्ला चिल्ली मचा रखी है तब से। राधिका जी बोलेंगी और किसी की आवाज नहीं आएगी। माइक काट दीजिए इनका, मेरा भी माइक काट दीजिए। राधिका जी सिर्फ बोलेंगी। जी अशोक जी, देखिए ना, ये बार बार इतिहास जो ये चाहते हैं अपने तरीके से दिखाना। अब इन्होंने बोला कि आरएसएस ने मना कर दिया कि हम नमक सत्याग्रह में पार्ट नहीं लेंगे। हाँ, मना किया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने ये साफ तौर से कहा कि मैं आरएसएस को एक हिंदू मूवमेंट के तौर पे रखना चाहता हूं कि कैसे हिंदुओं के बीच में जागरूकता रहे, इसीलिए हम किसी को सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक रहे। आप बिल्कुल करिए, पर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे करिए। और ये सब मेंबर्स को कहा गया, जिस वजह से काफी मेंबर्स ने किया भी। और इसी के एक्सटेंशन में, क्योंकि जब नमक सत्याग्रह हुआ था, भारत एक लैंडलॉक्ड देश है कई जगहों पे, तो नमक सत्याग्रह हर जगह नहीं हो सकता जहां ओशन सी नहीं है। तो इसीलिए जंगल सत्याग्रह किया गया, जिसके लिए स्वयं डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस्तीफा दिया टेम्पररी अपने पद से, और उसके हिस्सा बने ताकि सत्याग्रह को पूरे देश में लेकर जाया जा सके। तो यह बोलना, बार बार आधा अधूरा सच बोलना, हाँ नमक सत्याग्रह में ऑफिशियली, और हम डॉक्टर हेडगेवार साहब ने खुद इस्तीफा देकर टेम्पररी उसका हिस्सा बने, तो ये बोलना बंद करिए। क्योंकि आरएसएस जो अपना काम कर रही थी वो कर रही थी, तो पूरा आधा अधूरा ज्ञान मत बनाया करिए। और ये बार बार बोलना आरएसएस का कोई नहीं था, इनको आरएसएस से इतनी तकलीफ है क्योंकि आरएसएस हिंदू संगठन है, और मुलायम सिंह यादव जी हिंदुओं के नेता नहीं थे, वो सिर्फ मुसलमान के नेता थे, जिन्होंने हमारे हिंदू राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों पे गोली चलाई। उनको तो आरएसएस से तकलीफ होना लाजमी है, और ऊपर से अब चुनाव आ रहे हैं तो पीडीए की। अब आप बताइए, एक मुसलमान भाई हमारे अगर आके ये बोल रहे हैं कि मैं गाऊंगा वंदे मातरम, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। ना अशफाक उल्लाह खान साहब को थी जब वो फांसी पर चढ़े थे, ना हमारे पूर्व प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को थी, ना AR रहमान को है, ना इतने बड़े बड़े नेताओं को थी, ना इतने आने वाले पीढ़ी में भी। और इतने ऐसे लोग हैं बड़े बड़े जो मुस्लिम है जिनको तकलीफ नहीं है, तो सबके सब क्या आरएसएस के थे क्या? अशफाक उल्लाह खान साहब आरएसएस के थे क्या? संजीव कौशिक बोलिए। संजीव कौशिक। नहीं यार, ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं,
आखिरी चलते चलते समय हमें ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, लेकिन फैज खान जैसे लोगों का क्या वोट बैंक है? केवल ये कि उनके पास कितने लोग उनको चाहने वाले हैं। एक बार उनके प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, मुझे लगता है कि 5% भी उनके कौम के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं जो वो रास्ते। अब ठीक है, उनको लाभ है तो है, लाभ के लिए वो करते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई ठीक कहा नहीं है, करें वो। लेकिन उनके जब हमारे ही लोग, हमारे ही धर्म के लोग हमें ही लतियाए और जुतियाए, तो फिर बाकी क्या बच जाता है? बाकी फैज खान समझदार है, ठीक है। संजीव कौशिक, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की। फैज खान जैसे मुसलमान जो है वो आपका वोट बैंक नहीं है और उनका खुद का भी वोट बैंक। आ रहा हूं फैज खान जी, उनका खुद का भी, क्योंकि जो मुसलमान वंदे मातरम गा दे, जो मुसलमान कहते भारत माता की जय, वो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं हो सकता, और उनके साथ जो है आपके जो वोट बैंक वाले कट्टरपंथी वो जा भी नहीं सकते। फैज खान सिर्फ फैज खान और किसी की आवाज नहीं, बंद कर दीजिए, हो गया फैज खान, मेरे पास समय नहीं है। फैज खान, अशोक भैया, कट्टरपंथी मुसलमान तो दूर की बात है, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ तलवार लेकर खड़ी हो जाए मेरे विरोध में, तब भी वंदे मातरम गाता था, गाता हूं, गाता रहूंगा। हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और इन लोगों को बोलो, बिल्ली के सपने में केवल छिछड़ा नजर आता है, केवल वोट नजर आता है, इंसान नजर नहीं आता है, केवल वोट नजर आता है, हिंदुस्तान नजर नहीं आता है, केवल वोट नजर आता है, देश का देशभक्त मुसलमान नजर नहीं आता है। तो इनको कह दो कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के भी इंसानों को देखने की कोशिश करें। सर, कुल मिलाकर पूरा का पूरा खेल वोट बैंक की राजनीति का ही है। वंदे मातरम का विरोध करेंगे तो शायद जो है मुस्लिम वोट हमें मिल जाएं, वही समाजवादी पार्टी, वही जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वही जो है कांग्रेस पार्टी, सबका वोट बैंक एक ही है। जो वंदे मातरम गा दे, भारत माता की जय बोल दे, वो इनका वोट बैंक नहीं हो सकता। भारत माता को जो डायन बता दे, वो समाजवादी पार्टी का नेता हो सकता है, वो समाजवादी पार्टी का वोटर हो सकता है, लेकिन भारत माता की जय करने वाले वोटर नहीं हो सकते। ये सिंपल सी बात है, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो इसीलिए यही वंदे मातरम का जो पूरा जो विरोध हो रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है और कोई कारण नहीं है। बाकी मैंने कहा कि ये जो है जिन्ना की आत्मा है और कोई नहीं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।